दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ जी, एक तो हुड्डा तो यदि जिसकी जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी ठग बंधन की जमानत भी जब्त हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ये तो मैदान की बात कर रहे हैं, मैं तो जमानत जब्त होने की बात कर रहा हूँ। बात रही है इनेलो की, इनेलो का तो खाता ही नहीं है जी, वो तो एक गुजरा जमाना है। हमने बुलाया है इंडियन नेशनल लोकदल को भी, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन बामल साहब टिकट को लेकर भी हम बात करेंगे आप लोगों से। और ये सवाल सीधा होगा कि किसका उम्मीदवार सबसे पहले मैदान में आकर दम भरता है। लोहान साहब, क्या गुजरा जमाना हो गया इंडियन नेशनल लोकदल? एक मिनट लोहान साहब, क्या इंडियन नेशनल लोकदल गुजरा हुआ जमाना हो गया? देखिए शमशेर जी, गुजरा हुआ जमाना तो शायद कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि इनका पिछले 6 साल से कोई भी जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई भी हल्का अध्यक्ष नहीं है, इनका संगठन है ही नहीं। इनके आपस में झगड़े हैं, ना हुड्डा साहब शैलजा की मानते हैं, तो पहले तंवर साहब की नहीं मानते थे, तंवर साहब हुड्डा जी की नहीं मानते थे, आज शैलजा जी इनकी नहीं मानती। मैं ये पूछना चाहूंगा कि गुजरा हुआ जमाना तो कांग्रेस है, कभी तो कांग्रेस संगठित होती थी, आज कांग्रेस है कहाँ? इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जीतेगा। हमने तो 4 अक्टूबर को अभी रैली भी की थी, वहां एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो रैली में तब्दील हो गई। अब इनको मैं बताना चाहूंगा, इसी इलेक्शन में हमने तो वहां 28 साल राज किया है बड़ौदा में। आप तो 5-7 साल से ही उन्होंने आपका एमएलए बना था, लेकिन वहां पे आपने किया क्या है? आज वहां जब आप कार्यकर्ताओं से पूछोगे जाके, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो ठगा सा महसूस करा। उनको यही नहीं पता कि हुड्डा साहब के खेमे का आएगा या शैलजा साहब के आएंगे या रणदीप सुरजेवाला का खेमा। इन्होंने तो कांग्रेस को बांट दिया और ये बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल तो संगठन मजबूत है, पूरे हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्ष है, हल्का अध्यक्ष है, पूरा संगठन हमारा बहुत ज्यादा, आज की डेट में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल है। ये गुजरे जमाने की बात तो 1 साल पहले थी, जब ये नेशनल लोक में कुछ गद्दार लोग आ घुसे थे और उनके जाने के बाद पार्टी में कुछ नुकसान हुआ था। इस इलेक्शन में तो हमारा मुकाबला ही किसी के साथ नहीं, अगर होगा तो वो कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ तो हमारा वैसे ही मुकाबला नहीं है। क्योंकि आज बीजेपी ने देखिए पिछले 6 साल से इन्होंने भाईचारा खराब करने का काम किया। आज किसान को, आड़तिया को, व्यापारी को, हर वर्ग को दुखी कर दिया। आप देख ही रहे हो, पूरे उत्तर भारत में अफरा तफरी का माहौल है। तो ये कैसे, किस मुंह से जीत के जाएंगे, किस मुंह से ये लोगों के सामने जाएंगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पूरे हरियाणा में जहां भी इनके मंत्री जाते हैं, मतलब काले झंडे लेकर के लोग रोड पे आ जाते हैं, तो आपके मंत्रियों का तो घेराव होगा और वहां घुसने नहीं देंगे लोग। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल तो ठीक है लोहान साहब, आप सबको मैं बता दूं, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो आज की चर्चा में पूछने वाले हैं, हालांकि आप लोगों का जवाब क्या होगा वो तो आप बता पाएंगे। आप तीनों के पास आऊंगा, नेहरा साहब आपके पास भी आऊंगा, लोहान साहब आपके पास भी आऊंगा और बामल साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं सोमवीर शौरण जी के पास पहले जाऊंगा, क्योंकि वो आप तीनों को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, और आप तीनों को सुनने के बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तीनों से मेरा सवाल ये रहेगा कि प्रत्याशी को लेकर आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि बड़ौदा की जनता आप अभी सभी राजनीतिक पार्टियों से इस उम्मीद में नजर गड़ाए बैठी है कि कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट मैदान में होगा, उसके हिसाब से हम अपना वोट तय करेंगे। सोमवीर शौरण जी, ये सभी राजनीतिक पार्टियां दम भर रही हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि जिस पार्टी की सरकार होती है वो साम दाम दंड सभी प्रकार के हथकंडे चुनाव में जीतने के लिए किसी भी उपचुनाव में लगाती है। लेकिन बड़ौदा का उपचुनाव आपको लगता है कि जींद के उपचुनाव की तरह से होगा? क्योंकि जींद उपचुनाव में हम जानते हैं कि वहां पर शहरी वोट बड़ी तादाद में था, लेकिन ये पूरे का पूरा इलाका ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में कठिन तो दोनों पार्टियों के लिए। इनेलो अपनी साख जो कहीं कहीं इनेलो को लगता है कि पुराना गुजरा जमाना लौटाना है, दूसरा कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उनको अपनी सीट बचानी है, और बीजेपी को ये जरूर दिखाना होगा कि हमने काम किया है। महत्वपूर्ण है ये शौरण साहब। शमशेर जी, ऐसा है कि ये एक बाई इलेक्शन है। हालांकि ये इलेक्शन में हारे जीते कौन पार्टी या कैंडिडेट वो सरकार को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये जब से आजादी मिली है, लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब से बाई इलेक्शन एक मापदंड होता है, एक पैमाना कह लीजिए उस सरकार का, जो सरकार
है, और दूसरा जो सीटिंग एमएलए है उस पार्टी का होता है। अब इसमें आप सबसे पहले कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की दम भरे अच्छी बात है, इलेक्शन में होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस की जो हालत है उसकी हालत ये है कि देखिए 2014 में जो स्वर्गीय विधायक जी जो अभी इनके वर्तु से अभी जो खाली हुआ है सीट, वो 25,000 से जीतते थे, 19 में 5,000 से जीतते। और इसके साथ साथ एक फैक्टर और है, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था उसमें हुड्डा साहब को सीएम बनने के चांसेस थे, और लोगों को ये बताया गया था कि अगर कांग्रेस आती है तो मैं सीएम बनूंगा, और सीएम बनते भी। और एक ईश आशा मुझे तीसरी बात ये है कि पिछली बार इनेलो जो है ये फाट बटा हुआ था, और लोग बटने से इनके दोनों आपसी परिवारों के दोनों झगड़े से अजय जी और अभय जी के, इनसे लोग नाराज थे, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। तो कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हार जीत की बात नहीं करता ना मैं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपनी सीट को बरकरार रखने की। दूसरी बात, अब आज आप भाजपा पे, बीजेपी का ये है कि बीजेपी जो है वो ही अभी तक इनके लिए अवसर है, अभी तक इनका कोई एमएलए नहीं रहा, पहले कांग्रेस और ये पिछले 3 बार कांग्रेस और ये रहे हैं दोनों लोग। अब बीजेपी का अभी तक तो था नहीं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर। और बीजेपी ने जो अध्यक्ष जी हैं, जो अभी आप रिपोर्ट में बात कर रहे थे, वो एक ग्रामीण अंचल से आते हैं, और पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट, अनडिवाइडेड रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही है, वो झज्जर से। तो उनकी बोली भाषा और किसी हद तक उनको इस बड़ौदा उपचुनाव को मद्देनजर देखते हुए भी अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनके लिए, अध्यक्ष जी के लिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी की, और उनको जिताना वो है। अब सवाल पैदा एक तीसरा ये आता है कि जो असल कैलकुलेशन है, वो असल कैलकुलेशन ये है कि इनेलो और बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और जेजेपी है, इनका पिछली बार झगड़ा होने की वजह से इनका जो दोनों का ज्वाइंट वोट बैंक था वो पिछली बार बट गया। अब की बार सवाल पैदा होता है कि जेजेपी कितना वोट बीजेपी को डलवा सकती है, और कितना वोट अभय सिंह चौटाला की पार्टी, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल का है, चौरी देवलाल को ग्रामीण का प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसमें कोई बड़ा शहर नहीं है, तो चौरी देवीलाल का असरिया है, तो जितने भी वोट कितने हैं जो इनेलो छीनने की, कांग्रेस के वोट छीनने की, पार्टली कुछ नुकसान बीजेपी को कर सकती है। तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि अभी तक इनके पास था नहीं कुछ, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज जो अभी किसानों की बात चल रही थी, अब ये तो एक बाद का विषय है, बहुत डिस्कस हो चुका है, बहुत डिबेट हो चुकी है नेशनल लेवल पे यहाँ पे कि ये किसानों के लिए कितना ही सही 3 बिल है, हमने और आपने भी की है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि ये अगर हितकारी है, और बीजेपी का जैसा कहना है और जो लोग बीजेपी का मानना है, जो प्रचार कर रही है कि ये किसानों के लिए हितकारी है, ये नुकसान नहीं करेगी, ये सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह देवीलाल का तो सपना था कि भाई हमारी जो फसल है उससे हम कीमत लगाएं, हमने ये कर दिया है, उनका सपना पूरा किया है, जबकि अब तक नहीं हो पाया। इस बात को अगर ये हल्के में जाके ले जाएं और जितना इनको प्रचारित कर सके, जितना लोगों को समझा सके, उतनी ही इनकी जो है वो प्रगति होगी। ये जीत की एक कसौटी है कि जो किसान बिल आए हैं, इनको ये कितना वहां तक पहुंचा सकते हैं, कितना लोगों को ये कहा जा सकता है चौहान साहब की अगर कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता को यहाँ समझा पाने में कामयाब हो जाती तो इससे केवल मैसेज हरियाणा में नहीं जाएगा, बल्कि बहुत अच्छी उत्तर भारत, अच्छी पोजीशन होगी, उत्तर भारत में भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। नेहरा साहब, नेहरा साहब, बिल्कुल नुकसान, बिल्कुल अगर आप नहीं समझा पाए जो आप लोग दावा कर रहे हैं, और ये बात कांग्रेस समझा पाने में कामयाब हो गई कि ये तीनों कृषि कानून काला कानून है, तो इसका मैसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में जाएगा। दूसरी बात, मैंने एक सवाल, 1 मिनट साहब, मैं 1 मिनट नेहरा साहब से पूछूंगा, आपके पास आऊंगा। नेहरा साहब, आपसे जानना चाह रहा था मैं, ऐसा हो पाया जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं तो प्लस में हुआ तो आपको फायदा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका नकारात्मक मैसेज चला गया, तो ये कांग्रेस पार्टी जनता को समझा पाने में कामयाब होगी कि ये काला कानून है। दूसरी बात, आपके प्रत्याशी को लेकर तैयारियां क्या है, क्योंकि अभी जो सबकी नजरें हैं वो इस बात पर है कि पहले कौन मैदान में उतरता है।
देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस चाहे कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन जनता जो है ना वो सच्चाई जानती है। हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो बहुत जागरूक है, वो सच्चाई जानता है और इनके झूठ की पोल अब खुल चुकी है। जी। किसान भाई और हमारी जो जागरूक जनता है वो सच्चाई जान चुके हैं, क्योंकि तीनों जो कानून है वो किसानों के हित में है और उसके फायदे हमने आपकी डिबेट के माध्यम से भी और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इसको जान रही है। दूसरा, जो कांग्रेस अच्छा के एक छोटा प्रवक्ता सा, काफी पहले क्या कह रहे थे ये शमशेर जी, पैमाना होगा, ये चुनाव इस बात का, ये पैमाना होगा ये चुनाव इस बात का मानकर चले नेहरा साहब? देखिए शमशेर जी, ये तो भारत सरकार इन कानूनों को लेके आई है, तो हरियाणा के एक छोटी सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसका पैमाना मैं नहीं मानता कि कोई पैमाना होगा। लेकिन शमशेर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब जींद का उपचुनाव हो रहा था शमशेर जी, हम भी आपके साथ डिबेट में बैठते थे, तब भी ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बात करते थे और इन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को ये मैदान में लेके आए थे और उसकी जमानत, किसकी जमानत जब हुई थी ये बताएंगे, उनकी कितनी बुरी इन्होंने हालत कराई थी। वो बेचारे राष्ट्रीय प्रवक्ता इतने बड़े, उनके एक विधानसभा के वो एमएलए भी थे, उनको कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये 3 योजना तक यहाँ पे इनके विधायक रहे हैं, तो 5 काम गिनवाते प्रवक्ता जी जो बैठे हैं यहाँ पे। और इनको मैं पिछले चुनाव के आंकड़े बताना चाहूंगा शमशेर जी, और अध्ययन करके आए कांग्रेस की प्रवक्ता। 34% वोट मिली थी इनको, 31% वोट पिछले चुनाव में हमें मिली थी, 42,566 वोट इनको मिली थी और 33,326 वोट हमें मिली थी। अगर जेजेपी की वोट ऐड कर देते हैं तो दोनों को मिला करके हमें इनसे बहुत हमें एक्स्ट्रा वोट उस समय मिल पाई थी। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, जेजेपी का सारा वोट आपको मिलेगा, ये आप मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से जो दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और जींद में तो हमने अकेले नहीं इनको हरा दिया था, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने हरा दिया था। यहाँ भी हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता इनको हरा सकता है। दूसरा शमशेर जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर जवाब दें इस चीज का, क्योंकि जब कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जवाब दिया था भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाए यहाँ से, तो कांग्रेस ही क्यों भाग गए? भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्यों मना कर दिया कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे? लड़ाना चाहिए था। अगर उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, उम्मीदवार। शमशेर जी मैं बताऊंगा, आऊंगा, एक सेकंड में टाइम दें। जल्दी से खत्म करें। कह रहे थे हमने, इन्होंने वाले कह रहे थे 28 साल हमने राज किया। अरे भैया 28 साल आपने राज किया तो कोई 5 काम गिनवा दें, आप बैठे प्रवक्ता जी यहाँ पे। दूसरा, आपको 2% पिछली बार वोट मिला था, 3100 वोट मिले थे, अब की बार क्या कर लेंगे आप? ज्यादा बढ़ा लेंगे तो आपको 2000 और मिल जाएंगे। ये बात नेहरा साहब, ये बात लगातार होती रहती है, लेकिन अब जो मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, सबसे तीनों पार्टियों के नेताओं से, प्रत्याशी, तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, कि आपकी पार्टी का जो पहलवान है मैदान में कौन होगा? शमशेर जी देखिए, हमारी पार्टी का तो पिछली बार पहलवान ही मैदान में था, लेकिन किसी कारण से वो थोड़े से मार्जिन से, जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जी बता रहे थे, वो बहुत थोड़े से मार्जिन से रह गए थे। तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कि दोबारा से पार्टी उनको मौका देगी शमशेर जी, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और हमारे जो बड़े नेता है वो सब मिलकर तय करते हैं। प्रचार तो बड़े धुरंधर तरीके से कर रहे हैं वो। देखिए, चुनाव में हर आदमी को अधिकार होता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रचार करे। योगेश्वर दत्त जी भी लगे हुए हैं, लेकिन शमशेर जी अधिकृत रूप से जब पार्टी की टिकटों की घोषणा होगी उस समय तय होगा कि हमारा कौन सा प्रत्याशी बड़ौदा से लड़ेगा। पहले कौन, ये भी एक बाजी होती है कि पहले कौन आएगा मैदान में, बीजेपी आएगी? मैं कांग्रेस से पूछूंगा। देखिए, सवाल आज इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अब जो बात हो रही है वो सब कैंडिडेट को लेकर हो रही है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, अधिसूचना जारी होगी। देखिए अभी कुछ भी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब पार्टी, मैं कह रहा हूँ आपको, जब हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठेंगे, सब लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि कौन सा वहां पे। लेकिन मैं एक दावा कर सकता हूँ शमशेर जी, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भूपेंद्र हुड्डा जी को भी हराने की ताकत रखता है। चलिए, ये दावे कितना हकीकत में बदलेंगे ये हम उसके बाद चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आएंगे। बामल साहब, आपसे मेरा सवाल, मैदान में कौन सा होगा आपका धुरंधर, आपका योद्धा, आपका द्वंद्व करने के लिए? शमशेर जी अभी मीटिंग चल रही है और जो हाईकमान है, हमारे प्रभारी साहब हैं विवेक बंसल जी, हुड्डा साहब हैं, शैलजा जी हैं, और नहीं, आप मैं बीच में बताऊं आपको कि ये स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे ने भी अपना आवेदन किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उनके परिवार से कुछ चुनाव लड़े, तो क्या उसमें से किसी परिवार के किसी सदस्य को टिकट दी जा सकती है? हालांकि, और दूसरा जो आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर कि 3 आपकी पार्टी में धड़े हरियाणा में बने हुए हैं, अब किसकी चलेगी इसको लेकर असमंजस बना हुआ? हुड्डा साहब का प्रत्याशी होगा, शैलजा का होगा, या फिर रणदीप सुरजेवाला का होगा? तीनों मिलकर हरवाएंगे जब टिकट का फैसला होता है, पूरा हाईकमान और हमारे जो सीनियर नेता सारे बैठते हैं और सर्वसम्मति से सबकी कंसेंट लेके कैंडिडेट को उतारा जाएगा मैदान।
ये बिल्कुल गलत है इनके, ये झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा झूठ बोलता है, सारे झूठ के इनके पुलंदे। आप देखिए किसान आंदोलन के बारे में सिरसा में कैसे घेराव, सिरसा में कैसे घेराव किया जी का, और आपने देखा राहुल जी की रैली साबित करती है। और दूसरा, मैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सौमीर जी, इनकी बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ये जो कानून है ये किसानों के हक में है। किसान ये कहता है कि जब भी प्राइस फिक्स करे तो हमारी जो हमें अधिकार दो तय करने का, और वो अधिकार कैसे होता है जब उनकी फसल के ऊपर खर्चा होता है और खर्चे के हिसाब से वो तय करते हैं कि हमें इतना मिलना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि जी हम तो अपनी मर्जी से बेचेंगे। तो इस तरह को सौमीर जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता इनसे। नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, चलिए आप इत्तेफाक रखे ना रखे आपकी राय है। चलिए ये बता दीजिए, पहले कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में आएगा, कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में आएगा, ये मानकर चल रहे हैं आप लोग? अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, समझे, नॉट राइट टाइम अभी डिस्कशन। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, हम यहाँ से जीतेंगे तो किसी को उतार दो। हम विद इन 2 डेज, विद इन 2 दिन, और हमने विद इन 2 डेज वी विल डिसाइड। हाँ, 2 दिन में तय हो जाएगा। लोहान साहब, आपने सबको सुना, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहे तो दें, 1 मिनट आपके पास है। और दूसरा ये कि आपने किसको तैयार कर लिया है, क्योंकि सबकी नजरें इंडियन नेशनल लोकदल पर भी हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को कमतर करके नहीं आंका जा सकता किसी भी चुनाव में। जी शमशेर जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने कहा कि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी हुड्डा साहब को हरा सकता है। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि हुड्डा साहब की और भारतीय जनता पार्टी की जो साठगांठ है ना, क्या उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो क्या? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ये सुना था कि हुड्डा साहब अपना किसी प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं जो कमजोर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और हुड्डा साहब का बड़ा मेल मिलाप सा लग रहा है काफी लंबे टाइम से, क्योंकि उसी वजह से वो बचे हुए हैं, नहीं तो बचने का कोई खाना नहीं है। और तो लोहान साहब अगर ऐसे साठगांठ कर लेंगे तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। ये साठगांठ करते रहे, आप तो ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, लोहान साहब आप तो ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो फिर अगर साठगांठ कर लेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल जो कभी इतिहास में यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करती रही है, उसके लिए आज वर्तमान दिक्कत में आ जाएगा। शमशेर जी, हम दिक्कत में नहीं है, ये जो मर्जी हो, क्योंकि हुड्डा साहब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो कांग्रेस है। और कांग्रेस में जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो अब की बार हुड्डा साहब का नहीं पांव जमे देंगे, क्योंकि इनको लेना देना ये सब पब्लिक से छुपा हुआ नहीं। आज पूरे हरियाणा भर में पता है कि ये क्या खेल खेलना चाहते। जैसे पीछे पैन की छाई बदल के इन्होंने खेल खेला था, वो खेल अब बड़ौदा में नहीं खेला जाएगा, पब्लिक सियानी हो चुकी है। और इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी ही जीतेगा। आप 2-3 दिन का और समय दीजिए, हमारा तो प्रत्याशी तैयार बैठा है। बिल्कुल, मैं छोटा सा कमेंट, ठीक है, आपका प्रत्याशी तैयार है। सुरान साहब बल 30 सेकंड आपसे 30 सेकंड सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सी पार्टी कब अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी? कांग्रेस बीजेपी का इंतजार करेगी, बीजेपी कांग्रेस का इंतजार करेगी, या फिर इनेलो इन दोनों का इंतजार करेगी? सुरान साहब जी, हाँ मेरे से जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, मैं शमशेर जी सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पार्टी का एक गेम होता है। देखिए, हम तो कितना डिनाई करें। सुरान साहब थोड़ा जल्दी समाप्त करें, 30 सेकंड है बस, मुझे लगातार कमांड मिल रही है, टाइम हो गया। जातरवाद, क्षेत्रवाद, कौन किसका आदमी, ये सारी चीजें देख के ही एक दूसरी पार्टी ये करती है। तो इनका ये अपना एक इलेक्शन का वो है, तरीका है ये करे। मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये नेहरा साहब ने शायद ऑब्जेक्शन किया था, मैंने ये नहीं कहा गया, तो मैंने कहा ये मैंडेट बना हुआ विचार है और इस विचार को बीजेपी कितना आगे ले जाती है, मैंने ये कहा था। मैं उसका हित की बात नहीं कर रहा था उस वक्त, आप ये बात नोट कर ले। और दूसरा अब कह रहा हूं मैं, अब तब मैंने नहीं की थी, तब मैंने सिर्फ ये कहा था कि ताऊ देवीलाल का सपना था, ये चीज आप बीजेपी पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती, वो एक मापदंड है। लेकिन अब कह रहा हूं मैं कि ये जो आया है बिल, ये चोरी देवीलाल, चोरी छोटूराम के हमारी कीमत, हमारी प्रोडक्ट हमारा, बीज हमारा, जमीन हमारी, और बोली दूसरा लगाता है, ये बात खत्म होनी चाहिए जब से हम 55 तक। ये बिल्कुल हित में। अब कह रहा हूँ मेरे साहब, किसी दिन डिबेट कर लेना, लेकिन उस टाइम में ये बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं आप तीनों की बात को न्यूट्रल रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने इस विचार में थोपे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये अब शमशेर जी, आज ही दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि एक पिछले दिनों ये प्रस्ताव को पता नहीं पता कि नहीं पता, मदीना गांव में एक पंचायत हुई थी, तो उसमें एक जो आउटर कैंडिडेट यानी इस हल्के में उसका गांव ना हो, वो इज ट्रीटेड एज आउटर कैंडिडेट, तो उसमें 36 बिरादरी और पूरे हल्के की पंचायत के प्रबुद्ध लोग व्यक्ति थे। उन लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे क्षेत्र से बाहर का कोई अगर कैंडिडेट आएगा तो हम उसका एकजुट होकर विरोध करेंगे। तो ये तीनों पार्टियां बैठी हैं, ये भी सुन ले, यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो टिकट जब बांटे तो आप अपना इस बात की तरफ समाधान जरूर करें, जरूर ख्याल कर ले अपने कैंडिडेट को, जैसे ही आप करते हैं। बिल्कुल चौहान साहब, लगातार चर्चा करते रहेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सबकी निगाहें हैं और ये जीत हार बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगी किसी पार्टी पर, लेकिन आने वाले दिनों में जो समीकरण बनेंगे हरियाणा की राजनीति में कृषि कानून को लेकर, जो तमाम बातें विकास की बात सरकार करती है या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सरकार काले कानून लेकर आई, तमाम चीजों को तय करने में ये चुनाव अपनी भूमिका निभाएगा। इससे कोई नहीं रोक सकता, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अभी भी सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात के लिए तैयार बैठी हैं कि कौन सी पार्टी कब प्रत्याशी घोषित करे। हालांकि मानने के लिए स्वीकार नहीं है, पर एक दूसरे का वेट जरूर कर रहे हैं, ये आज हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहरा साहब, बामल साहब, लोहान साहब और चौहान साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में भी फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।